नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फुल एनीलिंग प्रोसेस के बारे में। और इस प्रोसेस को कंप्लीट एनीलिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आती है और एनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है। फुल एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम स्टील में मैक्सिमम सॉफ्टनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ में स्टील की इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करके स्टील की मशीनेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। अगर हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखें, एनीलिंग प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टील को हीट किया जाता है, उसके बाद होल्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और उसके बाद उसकी कूलिंग की जाती है। तो ये बेसिक स्टेप रहता है। तो अब देखते हैं कि 2 टाइप के स्टील हमारे सामने हैं। एक है हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83% से कम होती है, और दूसरा है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83 से 2.14% के बीच में रहती है। जब हमारे पास हाइपोयूटेक्टोइड स्टील होता है, उस केस में हमारा जो ऑस्टेनाइटाइजिंग जो टेम्परेचर है, वो जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो लाइन है, जो A3 लाइन हमें यहाँ नज़र आ रही है, इससे 30 डिग्री या 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ये लाइन इंडिकेट करती है, जो ACM लाइन है, जो एक इंक्लाइंड लाइन है। इससे हम 30 डिग्री या 50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टील को गर्म करते हैं। ये जो रेड कलर में पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्शन हमें दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर हम स्टील को गर्म करते हैं। उसके बाद जब स्टील को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद स्टील की होल्डिंग की जाती है, जिसकी हम सोकिंग भी बोलते हैं। तो एक सफिशिएंट पीरियड तक उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने का मेन कारण ये रहता है कि जो पूरा स्टील का जो पूरा वॉल्यूम होता है, उसमें जो फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाए, और हमारी जो हीटिंग है, पूरे वॉल्यूम होता है स्टील का, उसमें यूनिफॉर्म हीटिंग हो। और जो टाइम पीरियड रहता है वो मेनली डिपेंड करता है स्टील की थिकनेस या डायामीटर के ऊपर। अगर हम देखें 2.5 से 3 मिनट लगती हैं पर mm थिकनेस पर, जो हमारा टाइम पीरियड का जो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सफिशिएंट पीरियड कितना हो। उसके बाद जब होल्डिंग हो जाती है, होल्डिंग के बाद कूलिंग की जाती है। कूलिंग फर्नेस में ही की जाती है। इसके अतिरिक्त या फिर किसी बढ़िया हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में हमारा जो हीट हुआ है स्टील, उसको कूल किया जाता है। और ये जो कूलिंग होती है, बिल्कुल स्लोली कूलिंग इसको किया जाता है, क्योंकि जो स्लो कूलिंग होती है उसके कारण जो ऑस्टेनाइट है वो अच्छी तरह से डीकम्पोज हो जाता है। अब जब ऑस्टेनाइट डीकम्पोज होता है, उसमें जो अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है तो ऑस्टेनाइट डीकम्पोज होता है परलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर में। अगर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में ऑस्टेनाइट जो डीकम्पोज होगा वो परलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर में वो डीकम्पोज होगा। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों केसेस हमारे सामने हैं। ये हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है और इधर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है। अगर हम पहले केस को देखें कि ये वाला केस हमारे सामने है, तो उस केस में हमारी जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन वो A3 लाइन है, तो इससे ऊपर हम हीट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इस लाइन से ऊपर जो भी है वो हमारे पास ऑस्टेनाइट होता है, जिसका जो FCC उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस रेंज पर एक बार जब वो ऑस्टेनाइट बन जाता है, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड ऑस्टेनाइट की स्ट्रक्चर बनती है, और इसके बाद जब इसको ठंडा किया जाता है तो वापस ये परलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर में आता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है वो भी फाइन ग्रेन्ड होती है। और जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है, इससे हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं स्टील की, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, डक्टिलिटी बढ़ती है, टफनेस इंक्रीज होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें हाइपरयूटेक्टोइड स्टील में, जब हम इस अपर क्रिटिकल लाइन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टील को गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऑस्टेनाइट मिलता है। और उसके बाद जब कूलिंग की जाती है तो कूलिंग के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो परलाइट और सीमेंटाइट का मिलता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब हम स्लो कूलिंग करते हैं और उस दौरान अगर हमारा जो परलाइट है ऑस्टेनाइट परलाइट में डीकम्पोज हो जाता है, तो उसके बाद हम कूलिंग रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसके लिए जो मटेरियल है उसको एयर में भी कूल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फुल एनीलिंग है जो वो की जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से पर्पज़ हैं फुल एनीलिंग को करने के लिए। कि हमें जो स्टील होता है उसके जो ग्रेन्स हैं उसको रिफ़ाइन करना होता है,
स्ट्रेन और स्ट्रेसिस को रिमूव करना होता है, स्टील में सॉफ्टनेस को इंड्यूस करना होता है, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, मेटल की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए फुल एनीलिंग की जाती है, मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। अब बात आती है कि जब भी हम फुल एनीलिंग करते हैं, अक्सर एक गुड रूल है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि अगर मटेरियल में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उतना ही स्लोअर कूलिंग रेट हमें रखना होता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फुल एनीलिंग के बारे में, जिसे हम कंप्लीट एनीलिंग के नाम से भी जानते हैं, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और एनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है और इस प्रोसेस को करने के बाद स्टील या मेटल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज आपने इस वीडियो के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।